अच्छा भाई, अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है? अगला टॉपिक हमारे पास आता है रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है? आईडीई बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर को वो सारे के सारे फीचर्स दे रहा होगा जो किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को चाहिए होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो वो सारे के सारे फीचर्स, ठीक है, वो सारे के सारे फीचर्स जो किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट, वो कहाँ पे मिल जाएंगे भाई? उसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर। सही है, एक आईडीई के अंदर। जैसे कि पाइचार्म, ठीक है, फॉर दोज हु मेनली डू पाइथन, उनके लिए पाइचार्म होता है पाइथन स्पेसिफिक। ठीक है, साथ ही साथ विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो में भाई वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। वन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच आई लाइक द मोस्ट, और इसी को मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ फॉर A2 एज वेल, ठीक है, फॉर प्रोग्रामिंग एज वेल, ठीक है, सारी चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। वी कैन डू HTML, ठीक है, HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी कैन डू जावा, वी कैन डू C++, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन डू इन दिस सिंगल IDE। अच्छा, फिर उसके बाद डॉक्टर जावा और जावा, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास एटम आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास किसकी? IDE की। फीचर्स पर आते हैं भाई। फीचर्स क्या होते हैं? अच्छा भाई, फीचर्स एग्जामिनर कैन आस्क फॉर 4 मार्क्स, फॉर 3 मार्क्स, फॉर 2 मार्क्स, तो 4 to 5 फीचर्स को याद करके जाना। फीचर क्या है भाई? सबसे पहला फीचर प्रेटी प्रिंटिंग। प्रेटी प्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि भाई अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पाइथन में यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिख कर दिखा देता हूँ। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सही है, तो अगर मैं ये चीज लिखता हूँ, सही है, अगर मैं ये चीज लिखता हूँ इन पाइथन, तो होगा क्या? होगा ये कि भाई ये चीज मेरे पास डिफरेंट कलर से लिखी हुई होगी, ठीक है, ये चीज मेरे पास डिफरेंट कलर से लिखी हुई होगी, ये चीज मेरे पास डिफरेंट कलर से लिखी हुई होगी। ठीक है, तो ये मुझे अलग से नजर आ रहा होगा, ये मुझे अलग से नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आती है किसमें? पैटी प्रिंटिंग के अंदर, कि सारी चीजें, जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी हमारे पास फंक्शंस बने हुए, प्रोसीजर्स बने हुए, सबका कलर अलग अलग होता है, जो कि दिखने में भी अच्छा है और जो कि साथ ही साथ हमारे पास अट्रैक्टिव भी लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा भाई ऑटो करेक्शन का फीचर आता है। सही है, अगर कोई हमने गलती कर दी है तो वो ऑटो करेक्ट कर देता है उसको। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई हमारे पास ऑटो कंप्लीशन का भी फीचर आता है, कि भाई अगर मैंने ऊपर प्रीवियसली कहीं पर मैंने कोई अपना वेरिएबल बनाया है माई, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई मैं ऊपर अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ माई नेम, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर अपना वेरिएबल बना दिया और इसमें मैं कोई डेटा डाल देता हूँ। सही है, तो अब अगर मैं आगे लिख रहा होऊंगा, सही है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई मैं पाइथन में ही लिख देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी चीज लिखूं, एम लिखता हूँ, तो ये बाकी की चीजें खुद ही से क्या कर देगा? प्रपोज कर देगा। ठीक है, बाकी की चीजें खुद ही से क्या कर देगा? प्रपोज कर देगा कि भाई क्या इसके आगे आपको ये लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से एक और ऑप्शन भी होगा कि अगर कोई और चीज एम से लिखनी हो तो वो सारे ऑप्शंस भी नीचे आ रहे होंगे, वेदर इट्स फंक्शन और एनीथिंग। ठीक है, तो ये चीज कहलाते हैं भाई ऑटो कंप्लीशन। सही है, कि भाई हम उसके फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड लिखेंगे, बाकी वो खुद ही से कंप्लीट करने का हमें ऑप्शन देगा, तो हमें पूरा टाइप नहीं करना पड़ता, वी कैन जस्ट सिलेक्ट इट। फिर उसके बाद भाई कोड एडिटर, वी कैन एडिट अवर कोड। ऑटोमेटिक इंडेंटेशन, सही है, यानी इंडेंटेशन आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे। स्टिल थोड़ी सी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि भाई जैसे फंक्शन है, अभी मैं सूडो कोड में लिख रहा हूँ फंक्शन सर्च, बल्कि एक लूप लगा लेते हैं भाई, फॉर काउंट 1 to 100। सही है, अब यहाँ पर एक इंडेंटेशन हमें चाहिए। सही है, यानी एक छोटा सा गैप चाहिए। नेक्स्ट काउंट। ठीक है, अब जो भी हमने नेक्स्ट काम करना है, यहाँ पे जो भी प्रोसेस करना है, वो कौन से रीजन में होगा भाई? वो इस जगह पर होगा। ठीक है, प्रोसेस कहाँ पर होगा? इस जगह पर होगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा। और ये वाला जो एरिया एम्प्टी है, ये एरिया क्या है भाई? हमारा इंडेंटेशन। ठीक है, ये एरिया क्या है भाई? हमारे पास हमारी इंडेंटेशन है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? साथ ही हमें क्या देगा भाई? साथ ही हमें एक ऑप्शन देता है, दैट इज ऑफ ऑटोमेटिक सिंटेक्स चेकिंग। ठीक है, दैट इज ऑफ सिंटेक्स चेकिंग, यानी वो हमारा सिंटेक्स भी देखेगा, अगर कहीं पे मसला होगा तो वहां पर उसको रेड लाइन से अंडरलाइन कर देगा, स्पेसिफिकली इन पाइचार्म। और जो है अगर कोई मसला होता है तो वो हमें ऊपर शो भी कर रहा होता है कि नहीं भाई यहाँ पे इतने एरर्स हो चुके हैं आपके पास, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या चीज कर रहा होगा भाई? सिंटेक्स भी चेक कर रहा होगा, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं। अगर कोई चीज गलत होती है
वी कैन जस्ट गो टू द प्रॉब्लम सेक्शन, वहां से जाकर हम देख सकते हैं। आईडीज फ्री होते हैं, साथ ही हमें डीबगिंग टूल्स भी देगा। ठीक है, किस टाइप के डीबगिंग टूल्स देता है भाई? ब्रेक पॉइंट देता है। ब्रेक पॉइंट क्या होता है? अच्छा भाई, ये सारी चीजें पूछने को आ सकती हैं, इसीलिए इसके आगे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई। ब्रेक पॉइंट क्या होता है भाई? ब्रेक पॉइंट हमारे पास, अगर हमें अपने कोड को कुछ सेट लाइंस को क्या करवाना है, अ, चलवाना है, ताकि हम उसमें से एरर फाइंड आउट कर सकें, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? ब्रेक पॉइंट। ठीक है, रन कोड टू अ सेट पॉइंट टू फाइंड एरर, यानी भाई अगर मेरे पास 1000 लाइन का कोड है तो मैं उस पूरी 1000 लाइन्स को चेक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइन्स के ऊपर ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा, और वो पर्टिकुलर लाइन्स मेरे पास क्या करेंगी भाई? रन करेंगी, जिनको फिर मैं चेक कर लूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे एरर है या नहीं। फिर आता है भाई रिपोर्ट विंडो। रिपोर्ट विंडो के अंदर एरर को क्या किया जाता है? डिस्प्ले किया जाता है कि हाँ भाई ये आपके पास एरर आ रहा है, फाइल नहीं मिल रही, एंड सो ऑन। साथ ही साथ सिंगल स्टेपिंग। सिंगल स्टेपिंग में क्या होता है कि भाई हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट किया जाता है लाइन बाय लाइन, यानी एक एक लाइन करके हमारा कोड क्या हो रहा होगा? चल रहा होगा। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास डीबगिंग टूल्स होते हैं, ब्रेक पॉइंट, रिपोर्ट विंडो, सिंगल स्टेपिंग। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम ये तीन हमारे लिए काफी हैं। यहाँ तक कोई मसला? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी यूजर को डिवाइस से क्या करवाएगा? कनेक्ट करवाएगा। ठीक है, तो भाई यूजर और डिवाइस के बीच में जो ब्रिज होता है, वो ब्रिज क्या होगा भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर सारी चीजें यूज कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में, वो किसकी बदौलत करते हैं भाई? वो हम करते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, तो फिर हमने कहा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? अगर डेफिनेशन के ऊपर नजर डालें तो भाई डेफिनेशन क्या है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास वो एक ऐसी चीज है जो कि क्या कर रहा होगा भाई? जनरल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होगा, किस चीज के भाई? कंप्यूटर सिस्टम के। ठीक है, किस चीज के भाई? कंप्यूटर सिस्टम के। साथ ही साथ ये हमें इजियर वे प्रोवाइड करता है। किसको भाई? किसको प्रोवाइड करेगा? हमारे यूजर को प्रोवाइड करेगा, कि वो यूजर क्या कर सके भाई? अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सके, अपने कंप्यूटर सिस्टम से बातचीत कर सके, गूगल पे सारी चीजें सर्च कर सके। ठीक है भाई, यहाँ तक मैं सा चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारे पास इसकी एक और डेफिनेशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एसेंशियल सॉफ्टवेयर रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एसेंशियल सॉफ्टवेयर रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। डिवाइस ड्राइवर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है भाई? वो यूजर और डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो दोनों चीजें डिफरेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करेगा भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होगा, सही है, प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा होगा, फाइल मैनेजमेंट कर रहा होगा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर रहा होगा, हार्डवेयर मैनेजमेंट कर रहा होगा, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कर रहा होगा, इंटरप्ट हैंडलिंग और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। वर्किंग समझ लेते हैं भाई। वर्किंग के अंदर कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है इसका। वर्किंग में क्या होगा? जैसे ही हमने कंप्यूटर को पावर ऑन किया, जो भी हमारे पास चेकिंग प्रोग्राम्स हैं, वो कहाँ पे लोड हो जाएंगे भाई? हमारे रोम के अंदर। ठीक है, कहाँ पे लोड हो जाएंगे भाई? हमारे रोम के अंदर। वो चेक करेंगे कि क्या हमारा प्रोसेसर, बायोस, इंटरनल मेमोरी, हार्डवेयर, क्या ये चार चीजें सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। ठीक है, क्या ये चार चीजें हमारे पास सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, अगर तो ये सही से करेक्टली वर्क कर रही होंगी, सही से काम कर रही होंगी, तो ये क्या होगा भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास रोम में लोड हो जाएगा। हाँ, वो सारे के सारे डिफॉल्ट प्रोग्राम, चेकिंग प्रोसीजर्स, जो कि स्टार्टिंग में हमारे पास बूटअप होते हुए स्टार्ट होते हैं या फिर लोड होते हैं रोम के अंदर, वही ये सारे काम करेंगे। ठीक है भाई, ये तो था क्या? वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जरूरत है, क्यों चाहिए भाई हमें ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या हम इसके बगैर काम नहीं कर सकते? तो अगर बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? इंटरफेस प्रोवाइड करेगा ह्यूमन और डिवाइस के बिटवीन। सही है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो भाई जो हमारा ह्यूमन है, वो ह्यूमन क्या कर सकता है भाई? अपनी डिवाइस से बात कर सकता है, लेकिन उसको बात करने के लिए बीच में कौन चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई अगला काम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि भाई हम
हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकते यूजिंग ऑपरेटिंग विदाउट यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम देखते हैं कि हमारे पास, फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि भाई हमारे पास आ जाता है एक कंप्यूटर। सही है, अब मैंने कहा कि भाई इस कंप्यूटर के अंदर मैंने विंडोज इंस्टॉल नहीं करी हुई। सही है, मैंने इस कंप्यूटर के अंदर विंडोज को इंस्टॉल नहीं किया। तो भाई क्या विदाउट विंडो हम इसके अंदर जूम की क्लासेस ले सकते हैं? क्या विदाउट विंडो हम इसके ऊपर गेम्स खेल सकते हैं? तो भाई उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये कंप्यूटर बगैर विंडोज के कुछ भी नहीं है, एक खाली बॉक्स है। ये कुछ भी नहीं है, क्या है भाई? सिर्फ और सिर्फ एक खाली बॉक्स है। अगली चीज हमने कहा कि भाई इट विल प्रोवाइड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म टू रन अदर एप्लीकेशन। सही। विच मीन्स कि भाई जो हमारे पास प्रोग्राम्स, जो हमारे पास गेम्स, जो हमारे पास एप्लीकेशंस चल रही होती हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, वो किसकी वजह से चलती हैं भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उनको क्या प्रोवाइड करता है भाई? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई आप जो है वो क्या करें, अपने प्रोग्राम्स को रन करें, आप जो है यूजर के काम को खत्म करें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई भाई? आगे बढ़े। सो हमने कहा भाई सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। सही है। मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास तीन चीजों में डिवाइडेड है। सबसे पहली चीज आती है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड चीज आती है भाई हमारे पास मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड चीज आती है भाई हमारे पास मेमोरी प्रोटेक्शन। ये तीनों चीजें हमारे पास किस में आएंगी? मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आती है। ये तो अगर कहीं पे मेमोरी मैनेजमेंट लिखी हुई है तो इसका क्या मतलब होगा? मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेक्शन। सही है। सो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास रैम को, ठीक है, किसको भाई? रैम को अलाउ करता है कि वो क्या कर सके, एक्सेस कर सके किसे? हार्ड डिस्क और एसएसडी को। सही है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करेगा भाई? इट विल अलाउ अवर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टू डू व्हाट? एक्सेस हार्ड डिस्क एंड एसएसडी, ताकि इसमें से हम क्या कर सकें भाई? डेटा को एक्सेस कर सकें या फिर डेटा को स्टोर करवा सकें। ठीक है। तो भाई डेटा को स्टोर करवाने के लिए या डेटा को निकालने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट विल अलाउ रैम कि वो क्या कर सके भाई? हार्ड डिस्क और एसएसडी को एक्सेस कर सके। ठीक है। सेकेंडली हमने कहा कि भाई जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसको अप्लाई करवाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? मेमोरी मैनेजमेंट चाहिए। सही है? यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है मेमोरी मैनेजमेंट, वो हमें किस चीज में हेल्प करेगा भाई? वर्चुअल मेमोरी को यूज करने में। साथ ही साथ ये हमारे पास क्या करता है भाई? प्रोटेक्ट कर रहा होता है मेमोरी को इन अ वे कि भाई मैंने कहा कि भाई हमारे पास फॉर इंस्टेंस ये एक मेमोरी स्पेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 111। सही है। अब ये मेरे पास क्या आ गई भाई? एक मेमोरी लोकेशन आ गई। इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर मैंने कहा भाई मेरे पास दो ऐप हैं, एक है मेरा ऐप 1 और दूसरा है मेरे पास ऐप 2। अब ये जो दो ऐप्स हैं मेरे पास, ये क्या काम करना चाह रहे हैं भाई? ये दोनों चाह रहे हैं कि वो इसी मेमोरी स्पेस को यूज करें अपना डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, क्या करें भाई? इस मेमोरी लोकेशन को यूज करें ताकि वो अपना डेटा क्या करवा सकें? स्टोर करवा सकें। तो भाई ये दोनों एप्स एक साथ एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली अपना डेटा इधर स्टोर ना करवाएं, इस मेमोरी लोकेशन को एक साथ एक ही वक्त में यूज ना करें, ये चीज भी कौन देखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट फीचर। क्लियर है भाई? यहाँ तक ये मसला। चलो, अगली चीज मैंने कहा मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा? मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन ये चीज देख रही होती है कि भाई हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कौन सी मेमोरी किसी चीज, किसी एक एप्लीकेशन को, किसी एक प्रोसेस को अलॉट की हुई है। सही है। और कौन सी मेमोरी हमारे पास क्या है भाई? फ्री टू यूज है। ठीक है, कौन सी मेमोरी लोकेशन हमारे पास फ्री टू यूज है और कौन सी मेमोरी लोकेशन हमने किसी एप्लीकेशन को अलॉट करी हुई है अपना डेटा स्टोर करवाने के लिए। सही है। ये सारे काम को चेक करना किसका काम है भाई? मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का काम है। ठीक है। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई सेकेंडरी स्टोरेज से रैम के अंदर डेटा लेकर आना,
रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा लेके जाना, ये जो स्वैपिंग चल रही है या वर्चुअल मेमोरी में जो स्वैपिंग चल रही होती है, वो स्वैपिंग कौन करवाता है भाई? वो स्वैपिंग हमारे पास मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन करवाएगा। ठीक है, कौन करवाएगा भाई? मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कराएगा। साथ ही साथ इट विल कीप आई ऑन एलोकेटेड एंड फ्री मेमोरी। सही है, इस चीज के ऊपर अभी अभी हमने बात करी। तो भाई 3 पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहला पॉइंट, डिटरमाइन हाउ कंप्यूटर मेमोरी इज एलोकेटेड एंड डी एलोकेटेड ड्यूरिंग मल्टीटास्किंग। ठीक है, जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास एलोकेशन मेमोरी कैसे चल रही है, कितना मेमोरी स्पेस हमने किसको एलोकेट किया हुआ एंड सो ऑन। साथ ही साथ इट विल मेंटेन ऑप्टिमाइजेशन, इट स्वैप्स डेटा बिटवीन सेकेंडरी स्टोरेज। सही है। फिर उसके बाद इट कीप्स आई ऑन एलोकेटेड एंड फ्री मेमोरी। आगे बढ़ते हैं भाई। अगली चीज आती है हमारे पास मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी प्रोटेक्शन में क्या होता है? मेमोरी प्रोटेक्शन के अंदर हमारे पास एक मेमोरी स्पेस को हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सही है, इस एक मेमोरी लोकेशन को, मैंने कहा भाई इसके अंदर हमारे पास ये इसकी मेमोरी लोकेशन है, एड्रेस है इसका। इसको हम क्या कर रहे होंगे भाई? प्रोटेक्ट कर रहे होंगे कि कहीं एक से ज्यादा एप्लीकेशंस, ठीक है, कहीं एक से ज्यादा एप्लीकेशंस इसको एक ही वक्त में एक्सेस करना शुरू ना हो जाए। ठीक है भाई, एक से ज्यादा एप्लीकेशन एक ही वक्त में इस मेमोरी को एक्सेस करना शुरू ना हो जाए। ये चीज कौन देखेगा? ये चीज देखेगा हमारा मेमोरी प्रोटेक्शन। चाहिए भाई। अच्छा, अब होगा क्या भाई अगर साथ साथ यूज करें? होता यह है कि भाई अगर इस एक मेमोरी लोकेशन को, ठीक है, अगर इस एक मेमोरी लोकेशन को एक से ज्यादा एप्लीकेशंस, मैंने कहा भाई ये मेरे पास एप्लीकेशन 1 आ गई, और ये मेरे पास एप्लीकेशन 2 आ गई, और ये मेरे पास एप्लीकेशन 3 आ गई। अगर ये तीनों एप्लीकेशंस एक साथ इसको एक्सेस करेंगे, अपना डेटा इसके अंदर डाल देंगे, तो होगा क्या भाई? डेटा यहाँ से लॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी एक डेटा का, किसी ना किसी एक एप्लीकेशन का या एक से ज्यादा एप्लीकेशन का डेटा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। सही है, डेटा क्या हो जाएगा भाई? लॉस्ट हो जाएगा। तो डेटा लॉस ना हो, इस चीज की जिम्मेदारी किसकी है भाई? इस चीज की जिम्मेदारी, इस चीज को देखना किसका काम है? मेमोरी प्रोटेक्शन का। ठीक है, कि भाई एक ही मेमोरी लोकेशन को एक से ज्यादा एप्लीकेशंस यूज ना करें। ठीक है, तो इफ यूज टुगेदर डेटा कैन आइदर बी लॉस्ट, या फिर एप्लीकेशन हमें गलत डेटा प्रोवाइड करेगी, गलत रिजल्ट प्रोवाइड कर रही होगी। ठीक है, साथ ही साथ हमने कहा कि भाई अगर ऐसा काम हुआ, यानी एक ही मेमोरी लोकेशन को एक से ज्यादा एप्लीकेशन यूज कर रही हो, तो क्या हो सकता है? सिस्टम हमारा क्रैश कर सकता है या फिर फेल कर सकता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? मेमोरी प्रोटेक्शन समझ आ गई? चल, अगली चीज और मेन चीज, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी के अंदर डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ होगा, और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही होगी। हमने कहा कि भाई मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज देखती है कि कितनी मेमोरी हमने अभी तक एलोकेट कर दी है। सही है, क्या चीज देखेगी कि भाई कितनी मेमोरी हमारे पास क्या हो चुकी है भाई? एलोकेट हो चुकी है। कितनी मेमोरी को हमने जो है स्प्लिट अप करना है, या कैसे हमने अपनी मेमोरी को क्या करना है भाई? स्प्लिट करना है। सही है, ये काम किसका है? मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का है। चलो, तो ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी? इट कैन बी डन यूजिंग सिंगल कॉन्टिगुअस एलोकेशन। भाई कैसे हो रहा होगा भाई ये काम? सिंगल कॉन्टिगुअस एलोकेशन। ऑल मेमोरीज विल बी अवेलेबल। ठीक है, यानी सारी की सारी मेमोरी हमारे पास क्या होगी? अवेलेबल होगी किसी एक सिंगल एप्लीकेशन को। ठीक है, हमने क्या किया भाई? हमने पूरी की पूरी मेमोरी स्पेस, ठीक है, मैंने कहा भाई हम पूरी की पूरी मेमोरी स्पेस किसको अलाउ कर रहे हैं कि भाई जूम एप्लीकेशन क्या कर सकती है यहाँ पर, इसको यूज कर सकती है। ये काम किधर होता है? सिंगल कॉन्टिगुअस एलोकेशन के अंदर। सही है, कि भाई हमारे पास एक एप्लीकेशन क्या कर सकती है? एक एप्लीकेशन पूरी की पूरी मेमोरी स्पेस यूज करेगी। ठीक है, ये सारी की सारी मेमोरी जितनी भी अवेलेबल है वो हमने किसको दे दी? जूम को दे दी, कि भाई सिर्फ और सिर्फ जूम यहाँ पर इसको यूज करे।
फिर आता है हमारे पास पार्टीशनड एलोकेशन। पार्टीशनड एलोकेशन में क्या होगा कि हमने मेमोरी को कॉन्टिगुअस ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया। सही, हमने क्या किया भाई, अपनी मेमोरी को स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया इनटू कॉन्टिगुअस ब्लॉक्स, जो कि हमने हर एक एप्लीकेशन को फिर एलोकेट कर दिया। विच मीन्स कि मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेमोरी अवेलेबल थी, तो मैंने कहा भाई इतनी मेमोरी और इतनी मेमोरी, ये मैंने दे दी किसी स्मॉल ऐप को, ऐप वन को दे दी, ये मैंने दे दी भाई ऐप टू को, ये मैंने दे दी भाई ऐप थ्री को। तो भाई जो मेरी मेमोरी है वो क्या हो चुकी है, अब डिवाइड हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है इन कॉन्टिगुअस ब्लॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्टिगुअस ब्लॉक्स हैं, और इनके अंदर हर ऐप अपना रिस्पेक्टिव एलोकेटेड स्पेस में डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई भाई। अच्छा, पार्टीशन एलोकेशन के अंदर नाइंसाफी हो सकती है। ठीक है, विच मीन्स कि भाई अगर मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास क्या है, एलोकेशन की जगह है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई भाई, मेमोरी लोकेशन। सही, अब इसमें से मुझे एलोकेट करना है हर एप्लीकेशन को। तो मैंने कहा भाई हम इधर नाइंसाफी कर सकते हैं, यानी थोड़ा छोटा पार्ट हमने किसी एक को दे दिया, उससे बड़ा पार्ट हमने किसी दूसरे को दे दिया, और सबसे बड़ा पार्ट फिर हमने किसी तीसरे एप्लीकेशन को दे दिया। ठीक है, कॉन्टिगुअस का मतलब होता है कि जो साथ जुड़ा जुड़ा जो होता है ना, उसको कहते हैं कॉन्टिगुअस। सही है, ये चीज किधर होती है भाई, पार्टीशनड एलोकेशन के अंदर। यहाँ तक ये मसला। कंटिन्यूअस नहीं कह सकते। कंटिन्यूअस का मतलब तो होता है कि हमने एक वे में, एक सीधा वे में हमने उसको दे दिया कि भाई आप यहाँ से कंटिन्यूअस अपना डेटा स्टोर कराते जाओ। तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, कॉन्टिगुअस होगा। कॉन्टिगुअस का मतलब होता है कि भाई हमने इस तरीके से एक कंप्लीट मेमोरी स्पेस उसको दे दिए, फिर उसके बाद डिफरेंट बंदा अगले वाले उसमें अपना डेटा ऐड कर रहा होगा। सही है? यानी डिफरेंट ऐप हमारे पास इस जगह पर अपना डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है भाई, पेज्ड मेमोरी। पेज्ड मेमोरी में क्या होगा भाई, यही वाला काम होगा। सही है, पेज्ड मेमोरी में क्या होगा, यही वाला काम होगा। बस फर्क क्या होगा कि भाई सारी की सारी पार्टीशन हमारे पास क्या होंगी, सेम साइज की होंगी। हाँ, मतलब सारे एप्लीकेशन, जो अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन है तो उसका सारा का सारा डेटा एक ही जगह पर जमा हुआ होगा। तो ये ऐसा नहीं होगा कि भाई आधा डाटा मुझे इधर मिल रहा है, आधा डाटा मुझे इधर मिल रहा है, आधा डाटा इधर मिल रहा है, आधा डाटा इधर मिल रहा है। सही है। तो पेज मेमोरी में क्या होगा, पेज मेमोरी के अंदर मैंने कहा कि भाई अगर दिस इज द मेमोरी लोकेशन, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल इसके अंदर हम पार्टीशन करेंगे। मैंने कहा भाई अगर ये मेरे पास 10 MB की पार्टीशन है, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, 10 MB का पार्ट होगा। सही है, और ये फिर हमने दो डिफरेंट एप्लीकेशंस को दे दिया। सही है, ये काम किधर होगा, ये काम होगा हमारे पास पेज्ड मेमोरी में। क्या ये बात समझ आ गई। अगली चीज आती है भाई, सेगमेंटेड मेमोरी। इसके अंदर क्या होगा, मेमोरी ब्लॉक्स आर नॉट कॉन्टिगुअस। यानी अगर ये मेरे पास मेमोरी स्पेस है, मैंने कहा भाई ऐप वन का डेटा मुझे इधर मिल रहा है और इधर मिल रहा है, ऐप टू का डेटा यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ऐप थ्री का डेटा यहाँ पर मिल रहा है, और बीच में मैंने कहा हमारे पास मेमोरी स्पेस खाली है। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है भाई, ये डेटा या मेमोरी ब्लॉक कॉन्टिगुअस नहीं है। हाँ, सही है भाई। चलो, तो दिस वाज मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं भाई।
सेगमेंटेड मेमोरी के अंदर क्या होगा कि जो डेटा ब्लॉक है ना वो हमारा कॉन्टिगुअस नहीं होगा। सही है। जैसे कि अभी दिखाया था कि फॉर इंस्टेंस आधा डेटा यहाँ पर रखा हुआ है, आधा डेटा यहाँ पर रखा हुआ है, फिर उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन का डेटा इधर रखा हुआ है। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन का डेटा है वो इससे बहुत ही ज्यादा दूर जाकर स्टोर हुआ। सही है, यानी कॉन्टिगुअस नहीं है। कॉन्टिगुअस क्या होगा कि भाई पूरी एप्लीकेशन वन का डेटा एक साथ एक जगह पर मौजूद है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई अगर आप लोग अभी नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते हुए किसी बच्चे ने क्या किया भाई, एक टॉपिक इधर लिख लिया, फिर उसके बाद उसके पास पेज खत्म हो गया, फिर उसने पेज टर्न किया, पेज टर्न करने के बाद 2 पेज आगे जाकर ये वाला टॉपिक लिख लिया, फिर उसके 3 पेज आगे जाकर ये वाला टॉपिक लिख लिया। सही है। फिर उसके बाद जो है उसके अगले पेज पर उसने चैप्टर 2 का काम स्टार्ट कर दिया। सही, ये चीज क्या होती है भाई, सेगमेंटेड मेमोरी होती है कि सारा काम एक जगह पे कंटेन्ड नहीं है, सारा काम एक जगह पे मौजूद नहीं है। ठीक है, सिमिलरली सारा का सारा डेटा हमारे पास एक जगह पे अवेलेबल नहीं होगा। आधा डेटा यहाँ पर है तो आधा डेटा यहाँ पर है तो आधा डेटा यहाँ पर है, इस तरीके से। ठीक है भाई, यहाँ तो बात समझ आ गई। अगली चीज हमारे पास क्या है भाई, अगली चीज आती है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट में क्या होगा, फाइल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं भाई, हम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को चेक कर रहा होता है। सही, क्या चीज चेक कर रहा होगा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेक कर रहा होगा, पाथ चेक कर रहा होगा किसी भी फाइल का, कि भाई कोई भी अगर फाइल है तो उसका पाथ क्या है, कहाँ पर वो स्टोर हुई हुई है फाइल। ये सारी चीजें कहाँ पे चेक होंगी, फाइल मैनेजमेंट के थ्रू चेक हो रही होंगी। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई फाइल नेमिंग कन्वेंशंस को डिफाइन करेगा। कौन डिफाइन करेगा भाई, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास क्या चीज आएगी, डेफिनेशन ऑफ फाइल नेमिंग कन्वेंशन। फाइल नेमिंग कन्वेंशन का मतलब ये हुआ कि भाई फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि भाई हमारे पास कोई पीडीएफ फाइल है, तो डॉट पीडीएफ फाइल में किस टाइप की फाइल आएगी उसको डिफाइन करेगा। डॉट पीवाई फाइल के अंदर हमारे पास किस टाइप की फाइल आएगी उसको डिफाइन करेगा। सही है। ये सारी डेफिनेशन ऑफ फाइल किसके अंदर आएगी भाई, हमारे पास फाइल मैनेजमेंट के अंदर आती है। सही, ये कौन करता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास इट विल चेक दी मेमोरी लोकेशन एलोकेटेड टू अ फाइल, कि भाई अगर कोई फाइल हम स्टोर करवा रहे हैं तो वो फाइल कहाँ पर कौन से मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुई भी है, ये कौन देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होगा। साथ ही साथ इट विल इंश्योर एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, चाहिए कि आईडी और पासवर्ड्स के थ्रू हम क्या कर सकें भाई, एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो फाइल एक्सेस कंट्रोल्स जो होते हैं हमारे पास वो कौन देखेगा भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर इट्स फाइल मैनेजमेंट फीचर। फिर उसके बाद इसका क्या काम होता है भाई, ये हमारे पास फाइल को क्रिएट करने में, फाइल को ओपन करने में, फाइल को एडिट करने में, इन सब जगहों पर भी काम आ रहा होता है। ठीक है, तो ये सारे टास्क भी ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा। क्लियर है भाई। चल आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमने कहा हमारे पास है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो अगर प्रोसेस मैनेजमेंट को देखा जाए तो ये हमारे पास क्या करेगा, शेड्यूल करेगा प्रोसेस को। ठीक है, कि भाई जो हम शेड्यूलिंग कर रहे होते हैं प्रोसेस को, वो सारी शेड्यूलिंग किसके अंडर हो रही होगी, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर हो रही होगी। सही है। सो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या काम करता है भाई, इट विल मैनेज द शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस। किस टाइप की शेड्यूलिंग, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई हमें अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट करना है। सही है, तो अगर हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है तो उसके लिए हमारे पास आता है ना कि भाई शेड्यूल कर लो, कि कब अपडेट करोगे, किस टाइम पे अपडेट करोगे, या तो अभी के अभी अपडेट कर लो। तो ये वाले काम हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट के होते हैं। साथ ही साथ प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मल्टीटास्किंग करवाता है। सही है, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करवाएगा भाई, मल्टीटास्क। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रायोरिटीज आ रही होती हैं जो हमने कल इंटरप्ट्स में पढ़ी, कौन से काम की क्या प्रायोरिटी है, उसको भी कौन हैंडल करेगा, उसको भी हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट। सही है, फिर उसके बाद इट विल अलाउ प्रोसेस टू बी फुली सिंक्रोनाइज। अगर सिंक्रोनाइज का मतलब समझ नहीं आया तो भाई इसको इस तरीके से समझ लो कि हमारे पास लिखा हुआ आता है कि भाई सारे प्रोसेस हमारे पास सिंक चल रहे हैं, यानी सारे के सारे प्रोसेस हमारे पास क्या है, सही से चल रहे हैं इन अ ऑर्डर। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे कि भाई सारे के सारे प्रोसेसेस को क्या करेगा, फुली सिंक्रोनाइज्ड वे में लेकर चल रहा होगा। हाँ, तो वो सारी चीजें हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू होती है। फिर आता है भाई हमारे पास हार्डवेयर मैनेजमेंट।
हार्डवेयर मैनेजमेंट क्या करेगा भाई? हार्डवेयर मैनेजमेंट हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है, हार्डवेयर मैनेजमेंट क्या करेगा भाई? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करेगा। सही, किसके साथ कम्युनिकेट करेगा भाई? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करवाएगा। किसको करवाएगा भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, यूजिंग व्हाट? यूजिंग डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो हार्डवेयर मैनेजमेंट का क्या काम है? हार्डवेयर मैनेजमेंट का काम है टू कम्युनिकेट विद ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड विद आवर कंप्यूटर यूजिंग व्हाट? डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, साथ ही साथ हमने कहा कि भाई जो डेटा है हमारे पास उसकी ट्रांसलेशन कौन करेगा? हार्डवेयर मैनेजमेंट कर रहा होगा। ठीक है, मतलब हार्डवेयर मैनेजमेंट के अंडर कौन कर रहा होगा भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होगा। तो जो चीज हमारे पास, यानी जो डेटा हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इनपुट होता है या आउटपुट होने वाला होता है, तो उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर, चाहिए उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर कौन ट्रांसलेट करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। सही है, अंडर हार्डवेयर मैनेजमेंट। हाँ, वी कैन से। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर क्या करता है भाई? ये सारे काम कर रहा होगा। ठीक है, और ये सारे काम डिवाइस ड्राइवर से कौन करवाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो पर्टिकुलर या जो हम कह सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड का सबसे पहले डिवाइस ड्राइवर डाउनलोड होगा। तो जो भी हमें उससे बातचीत करनी है या जो भी डेटा कीबोर्ड से इनपुट आ रहा है और उस डेटा को हमें सेंड करना है ऑपरेटिंग सिस्टम तक, तो उस डेटा को पहले क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो वो काम सबसे पहले क्या होगा? ट्रांसलेट होगा उस फॉर्मेट के अंदर, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है अंडर हार्डवेयर मैनेजमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद इट विल इंश्योर कि हर हार्डवेयर रिसोर्सेज के पास अपनी एक प्रायोरिटी। ठीक है, हर हार्डवेयर रिसोर्स के पास अपनी एक प्रायोरिटी हो, फिर उस प्रायोरिटी की बेसिस पे उसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई अगर हम क्लिक करें और हम टाइप करें एक ही वक्त में, तो भाई हार्ड अपना कीबोर्ड की और माउस की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड की और माउस की, ये हमारे पास इनकी डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं। जब दोनों को एक साथ क्लिक करोगे या दोनों या एक साथ टाइप और क्लिक करोगे, तो क्या होगा भाई? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसका काम पहले होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सो इफ यू टॉक अबाउट सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो ये क्या करता है भाई? ये हमारे पास सबसे पहली चीज चेक कर रहा होगा कि क्या हमारे पास डेटा, सही, क्या हमारे पास डेटा हमारा सिक्योर है या नहीं। ठीक है, सिक्योर इन द सेंस कि क्या हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल है, क्या उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही। सही है, ये सारी चीजें कौन चेक कर रहा होगा भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अंडर इट सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सही है, कि भाई जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, क्या वो डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी एक जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, किसी एक जगह पे कुछ और लिखा हुआ है। तो डेटा की कंसिस्टेंसी को कौन चेक करेगा? सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर चेकिंग हो रही होगी। साथ ही साथ ये क्या कराएगा भाई? चेक कराएगा कि क्या हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट है या नहीं। सही है, अगर अप टू डेट नहीं होगा तो जो न्यू वायरसेस आते हैं हमारे पास, उनमें क्या होगा कि भाई हमारा कंप्यूटर उनसे इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा कंप्यूटर उनसे क्या हो जाएगा? इन्फेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ये क्या कराएगा भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करवाएगा। सही है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स होती हैं वो हमारे पास कौन करवा रहा होगा? सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अगर कोई वायरस मिल जाता है, ठीक है, ढूंढने पर, अगर कोई वायरस हमें मिल जाता है ढूंढने पर, तो उसको रिमूव करना या उसको एक साइड पे जाके बंद कर देना, ये किसका काम है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट का। साथ ही साथ कि भाई हर यूजर के लिए एक्सेस राइट मेंटेन करना, सही, यानी जो हम पासवर्ड्स लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, वो कौन देख रहा होता है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, साथ ही साथ हमने कहा कि भाई इलीगल इंट्रूजन, यानी अगर कोई बंदा इलीगली एंटर करना चाह रहा है, ये इस चीज को भी कौन प्रिवेंट करवाएगा? सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे काम हमारे पास किसके अंडर आते हैं? सिक्योरिटी मैनेजमेंट। देन वी हैव इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट हैंडलिंग को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरप्ट हैंडलिंग क्या करेगा भाई? प्रायोरिटी चेक करेगा इंटरप्ट की, कि भाई इंटरप्ट की क्या प्रायोरिटी है। प्रोसेस को स्टॉप करेगा। हॉल्ट का मतलब होता है भाई कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देना। तो जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस हो गई उसको क्या करेगा? स्टॉप करेगा जब भी कोई इंटरप्ट सिग्नल आएगा। सही है? जैसे ही इंटरप्ट जो है वो खत्म होगा, इंटरप्ट कौन खत्म करेगा भाई?
ISR खत्म करेगा तो उसको भी क्या करेगा भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा कि भाई आओ जरा इंटरप्ट को देखो, इसकी सर्विसिंग करो। ठीक है, फिर आता है भाई हमारे पास ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये हमारे पास हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या कमांड्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी ये इंटरफेस बनाता है बिटवीन ह्यूमन, कि वो अपना जो भी कमांड है वो इनपुट करें। सही है, और इनपुट करने के बाद वो चीज़ जाती है किसके पास? कंप्यूटर के पास। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर आता है भाई हमारे पास इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में भाई हम इनपुट लेते हैं डिवाइस से और आउटपुट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। सही है, बस इतना सा काम हो रहा होता है हमारे पास इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अंदर। इंटरफेस भाई जैसे हमारे पास GUI होता है, जैसे हमारे पास CLI होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के बिटवीन आती हैं। कि जैसे अगर हम कोई भी चीज़ लिख कर उसको कमांड दे रहे हैं, अगर हम कोई भी चीज़ क्लिक कर रहे हैं तो वो क्लिक कैसे करें? ठीक है, हमने जब क्लिक किया तो कमांड जा रही है ना कंप्यूटर तक, तो वो कौन लेकर जाएगा? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है भाई, तो दिस वाज फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।